तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, ये आपका जो मंथली टेस्ट है उसका पेपर रहने वाला है फिजिक्स का क्लास 11th के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि सामान्य निर्देश। इस प्रश्न पत्र में कुल 3 खंड है, खंड क, खंड ख और ग, ठीक है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। अब देखिए किस तरह से बांटा गया है। इसमें खंड क में क्या है, 1 से 6 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा, जो कि बहुविकल्पीय रहने वाले हैं। फिर दूसरा में हम खंड बी में देखेंगे प्रश्न संख्या 7 से 10, जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, ठीक है। और खंड ग में क्या है, 11 और 12 रहने वाले, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहने वाला है। तो देखिए और ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। और खंडों क के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के रहेंगे। प्रत्येक प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, ABCD, ठीक है। सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित निर्देशों के अनुसार ही लिखना है, ठीक है। परीक्षा समाप्त होने से पूर्व सभी को परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। तो ये सारा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि आपके हर पेपर में होता है, तो ये सभी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये फिजिक्स का रहने वाला है क्लास 11th के लिए, फिर से बता दें, ठीक है, जो कि आपका कल को एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सेक्शन ए में क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ, जो कि 6 रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, जो बोल रहा है, फॉर ए प्रोजेक्टाइल टू अचीव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इस जो बोल रहा है आपका मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना होगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को अचीव करने के लिए, तो वो 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी। तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट बोल रहा है वो क्या होता है, तो 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अभी इतना इन लोग को डिटेल्स में बताने का टाइम नहीं है, तो आप लोग जल्दी जल्दी खाली इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा चीज़ जो होता है, बोलता है रिमेनिंग कांस्टेंट रहता है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्पीड जो है आपका कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हिच लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहते हैं, तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। न्यूटन के सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ को क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्या बोल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे, रॉकेट प्रोपल्सन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्शन प्रिंसिपल। जो रॉकेट का प्रोपल्सन होता है वो किस ये पे बेस होता है, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाए करेक्ट आंसर आपका कन्वर्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका 2 मार्क्स का रहेगा और 4 क्वेश्चन रहने वाला। क्या हो रहा है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ फॉर्म ऑफ मोशन जो क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल
that is projected into a gravitational field near the Earth's surface and moves along a curved path under a action of gravity only. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी इक्वल टू 2u sin थीटा, ठीक है, बाय स्मॉल जी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एंड स्टे इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो क्या बोल रहे हैं? देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्या बोल रहे हैं? जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन जो होता है डायरेक्टली होता है किसके? टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, कोई सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कल। क्या बोल रहे? व्हिच कंटिन्यूसली चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस तरह से उसका मोशन चेंज होगा उस तरह से वो कंटिन्यूसली चेंज होगा। जिस तरह से उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो उसका मोशन भी चेंज होने लगेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? v²/r इक्वल टू, ऐसा भी बोल सकते हैं, ओमेगा² इंटू r, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे? देखिए, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन प्रूव दैट F इक्वल टू ma। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, उसको आपको प्रूव करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो यही बोलता है आपका न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, ठीक है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? अप्लाइड फोर्स के। तो इस तरह से इसका आप इसका निकाल सकते फॉर्मूला। F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब ma है तो इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाइएगा तो एक कांस्टेंट दीजिए k इंटू ma। k इज, और SI यूनिट जो होता है k का तो 1 होता है, ठीक है। तो आप F इक्वल टू ma लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन क्या इम्पल्स एंड मोमेंटम? स्टे द लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ लीनियर जो मोमेंटम है उसको आपको बताना है। तो क्या बोल रहे? देखिए, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है? इम्पल्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। तो इम्पल्स को डेल्टा p से लोग डिनोट कर रहा है। फिर क्या हो रहा है? लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इफ नो एक्सटर्नल नेट फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। तो इस तरह से आप दोनों को देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग लॉन्ग आंसर की तरफ चलते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क्स का रहने वाला है। क्या है? प्रूव दैट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? देख सकते हैं, ये प्रूव किया हुआ है आपको। लेट एन ऑब्जेक्ट बी प्रोजेक्टेड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विथ ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंट कर्व जो है आपका कवर्ड क्या करते हैं? x इक्वल टू u cos थीटा t। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल का है और ये वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू निकला हुआ है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन द वैल्यू ऑफ t, तो y इक्वल टू u साइन थीटा इंटू एक्स। अब देख लीजिएगा, इसको निकाला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। क्या बोलते हैं? व्हाट इज फ्रिक्शन? डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो क्या है? देखिए, फ्रिक्शन इज ए अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले whenever two surface is कॉन्ट्रैक्ट, जो कांटेक्ट में आता है दो सरफेस, तो स्लाइड और रोल टू अटेम्प्ट टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर। स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन फोर्स एक्शन बिटवीन टू सरफेस when there is no relative motions between them. Object is
एट रेस्ट, तो इसको स्टैटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? द फ्रिक्शन फोर्स एक्शन बिटवीन सरफेस व्हेन दे आर एक्टिवली मूव रिलेटिव टू ईच अदर। स्टैटिक फोर्स जो हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा एज काइनेटिक फोर्स से, ठीक है। तो मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट सच एज ऑयल और ग्रीसेस। हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या लगाते हैं? सरफेस पे तेल या फिर ग्रीस लगाते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट इसका? फिर क्या और दूसरा क्या उपाय है? बाय यूजिंग बॉल बियरिंग द रोटेटिंग पार्ट्स, बाय यूजिंग बॉल बियरिंग इन रोटेटिंग पार्ट्स। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।